बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। दानिश भाई, आप बताएं क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, इसराइली आर्मी चीफ की तरफ से एक बड़ा हैरानकुन बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इसराइली फौज अंदरूनी तौर पर टूट जाएगी। उन्होंने ये प्रेडिक्शन की है। उसकी वजह ये बताई है उन्होंने कि नेतन्याहू ने आर्मी से पूछे बगैर ये जंग शुरू कर दी, आर्मी से मशवरा नहीं किया, उन्हें ऑन द टेबल नहीं रखा, उनसे बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा कि हमें 20,000 जो फौजी हैं उनकी फौरी तौर पे ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं नेतन्याहू की तरफ से, एयर स्पेस बंद कर दी गई है, तो उन लोगों को हम बुला नहीं सकते जो फौजी बाहर तैनात हैं या जो आम सिविलियंस हैं जो एज अ रिजर्व काम करते हैं, उनको बुलाने में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो सर, क्या देख रहे हैं? क्या इसराइल की फौज आपको कमजोर होती दिखाई दे रही है? इसराइल का चार्ट क्या बता रहा देखें, इसराइल मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया, इसराइल का चार्ट से ज़्यादा उसके प्राइम मिनिस्टर का चार्ट, जो कि नेतन्याहू है। और नेतन्याहू स्कॉर्पियो असेंडेंट है। मैंने आपको बताया, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए जुपिटर जब तक 8 हाउस में है वो ट्रबल बनाएगा। और उनकी जो दशा भी चल रही है अभी, वो अच्छी नहीं है। इनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज बनेंगे और ये पूरे मुल्क के लिए बनाएंगे। अभी वही उसी चीज़ की तस्दीक हुई है कि मुल्क अभी तैयार नहीं था, उन्होंने उसके अंदर धकेल दिया जंग में। तो ये अब जो है, जो टाइम है, ये नेतन्याहू का भी डिफिकल्ट है, ट्रम्प का भी मुश्किल है। तो वो ड्राइव कर रहे हैं मुल्क को। तो वो अगर उनके चार्ट ऐसे होंगे जो डिस्टरबेंस का शिकार है, तो वो पूरे मुल्क को ले डूबेंगे। ये तो सिर्फ आप आर्मी की बात करें, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। आर्मी तो एक 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 ऑर्गेनाइजेशन है ना उधर मुल्क की। लेकिन अगर आप मुल्क की बात करें, पूरे ऑल ओवर द कंट्री, उधर तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है। है? अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने नेतन्याहू को अभी एक रोज पहले फोन किया और उन पर खासी तनकीद की और उन्हें बताया कि उन्होंने ईरान जंग को आसान बताकर डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में शामिल कर दिया। अब मिड टर्म इलेक्शन भी आ गए हैं और हमारे लिए आपने बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े कर दिए। सर, जो मौजूदा हालात हैं उसमें ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अमेरिका बज़ाहिरी तौर पे इस जंग से निकलना चाह रहा है, विड्रॉ करना चाह रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस जंग में सिर्फ दो फरीक रह जाएं, इसराइल और ईरान? क्या अमेरिका इसराइल को अकेला छोड़ देगा? इस तरह की कोई चीज़ आई देती है आप? वो अगर छोड़ भी दे तो वो उसको बेसिस एग्जिट करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा मुझे मुश्किल लग रहा है। ये एक यूं समझे कनेक्टिविटी है दो प्लैनेट्स की। तो मुझे नहीं लगता कि ये आपस में विड्रॉ कर पाएंगे। ये विड्रॉ करेंगे तो दोनों साथ ही करेंगे। नहीं तो अगर वो चाहेंगे भी तो वो विड्रॉ नहीं कर सकता है। ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, और ये कॉम्बिनेशन एटलीस्ट जून तक तो ऐसे ही है। जून से पहले ये चेंज नहीं होंगे। ओके सर। अच्छा सर, आपने 2025 के आखिर में ये प्रेडिक्शन की थी कि 2026 जो है वो कुदरती आफात का साल है। सर, अरब ममालिक में शदीद किस्म का तूफान आया हुआ है और बताया जा रहा है कि दुबई, अबू धाबी, अजमान और सऊदी अरब के कई इलाके और ओमान, इन इलाकों में सख्त किस्म का लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। लोगों को कहा गया है कि आप अपने घर में रहें। 3 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। लोग घरों में बंद हैं और जंग की वजह से पहले ही लोग घरों में तक महसूस हैं। उनकी तनख्वाहें कट कर दी गई हैं, लोग वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं इन इलाकों से। सर, ये सिचुएशन खास तौर पे मिडल ईस्ट को क्यों मुतासिर कर रही है? जंग के हवाले से भी, कुदरती आफात के हवाले से भी। ये ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे तारों की ऐसी क्या पोजीशन है, क्या एस्पेक्ट्स हैं कि ये इलाका खास तौर पे मुतासिर हुआ दानी भाई, मैं बहुत दफा आपको बता चुका हूँ कि जब जब 18 साल बाद राहु सदभिषा से ट्रांजिट करता है, राहु सदभिषा नक्षत्र से ट्रांजिट करता है, एक्वेरियस के जो नक्षत्र है उसमें से, तो मुस्लिम ममालिक पे प्रॉब्लम आती है। आप जाके पिछले 18 साल बाद देख लें, फिर उसके पीछे 18 साल। जरूरी नहीं पूरे मिडिल ईस्ट में कोई भी कंट्री में प्रॉब्लम आएगी। और पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से। तो इस दफा जो कंजंक्शन लग रहे हैं, इसके अलावा भी वो और भी ज्यादा इसके ऊपर यूं समझें कि आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आग मजीद भड़क गई है। तो ये एक्चुअली सिर्फ उसका कमाल है। है? ओके सर। अच्छा सर, ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये आपने तकरीबन 2 महीने पहले ये आपने बात की थी कि 18 साल बाद ये मुस्लिम कंट्रीज के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है। पर हमने देखा है कि वो मुश्किल वक्त शुरू हो गया है और ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो एशिया में और मिडल ईस्ट में ही हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन करूंगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से एक अहम खबर आई है। पाकिस्तान की जो तर्जुमान है दस्तरे खारजा के, उन्होंने कहा है
कि ईद का वक़्फ़ा ख़त्म हो गया, अब अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं और ज़्यादा तेज़ी से शुरू कर रहे हैं। सर, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो ये जंग शुरू हो चुकी है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले, इसका इख्तिताम कब बता रहे हैं आप, कब ख़त्म होगी ये जंग? सर अभी करीब-करीब में मुझे नज़र नहीं आती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं व्लॉग का इख्तिताम कोई बुरी खबर से करूँ। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन फ़िलहाल ये गोरिल्ला वॉर है। हमारे पास बहुत सारी एग्ज़ाम्पल है अफ़गानिस्तान की और हम देखते हुए आ रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे हम इस जंग से जल्दी निकलें और कोई नए महाज में ना पड़े। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ता हो चुका है और दोनों ममालिक के जो नुमाइंदगान हैं, वो टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। आप क्या मुस्तक़बिल देख रहे हैं? इस मुज़ाकरात का कि जंग के इख्तिताम में कोई किरदार हो सकता है या नहीं? देखें, अगर आप मुझे कुल मिला के पूछें तो मेरे ख़्याल से नहीं होगा। अलबत्ता ये है कि इधर से कोई रास्ते ज़रूर निकल सकते हैं। 28 मार्च एग्जैक्टली, जो कि कल आपके वहाँ हो गई है, आपके वहाँ पे है। आज 28 मार्च है और मेरे यहाँ भी 27 मार्च है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे केतु अपना नक्षत्र चेंज करेगा और यहाँ से हमें रिजल्ट के जो मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है रिजल्ट का, आप बोल रहे होंगे ये क्या बात कर रहा हूँ मैं, रिजल्ट का जो फ्यूचर हम यहाँ से एंटिसिपेट कर सकते हैं। क्या आया ये रिजल्ट पॉजिटिव आने वाले हैं या नेगेटिव, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आने वाले। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो सांसी का किरदार पाकिस्तान निभाने जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लग रहा है पाकिस्तान एक बहुत, अल्लाह ना करे कोई मेजर इश्यूज की तरफ जा सकता, वॉर रिलेटेड। ओके सर। अच्छा सर, मुझे भी आपकी इस बात से इत्तेफ़ाक है कि ज़मीनी हक़ाइक़ भी इसी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि अमेरिका और इसराइल के एक ताज़ा हमले में पासदान इनकलाब की बहरिया के सरबराह जो हैं, वो जाँ बाग हो चुके हैं। सर, इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका है और इसके दरमियान जर्मन वज़ीर ख़ारजा हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के जो नुमाइंदगान हैं, वो आपस में बैठने के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। मुझे तो सर ये लग रहा है कि ईरान अब मज़ीद रिटेलिएट करेगा, अब कोई बड़ा अटैक कर सकता है। ज़मीनी हक़ाइक़ जो बता रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकली आप क्या देख रहे हैं? क्या आइंदा आने वाले दिनों में क्या ईरान इस इम्पोर्टेंट डेथ का बदला लेगा? कितना बड़ा बदला ले सकता है? क्या फ्यूचर देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में? काइंडली शेयर कीजिए। देखिए, आपने ये जो बात की है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाटर रिलेटेड एलिमेंट को एक्टिवेट करने का डेफ़िनेटली ये एक ज़रिया बन सकता है, जिसकी बात मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ। और 2 अप्रैल मतलब आज से 3-4 दिन के बाद आप देखेंगे कि ये जैसे ही 2 अप्रैल को मार्स एंटर करेगा, जिसने 23 फरवरी को तबाही का आगाज़ किया था। 23 फरवरी को जैसे ही मार्स एंटर हुआ था एक्वेरियस में, जहाँ पे वो राहु के साथ कंजंक्ट हुआ है, अब मार्स का जो टकराव है वो सैटर्न के साथ है। और ये जो कंजंक्शन है ये भी बहुत ही ड्रास्टिक टाइप का कह सकते हैं कि इसके रिजल्ट कोई अच्छे नहीं आने वाले, कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है सैटर्न मार्स। अक्सर लोगों के जब जायचे में देखते हैं तो उनको बहुत ही डेडिकेटेड टाइप के ऑक्यूपेशन के लिए हम बताते हैं, क्योंकि उनके ये जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो जहाँ जिस साइन में ये फॉल कर रही है, ये वाटरी साइन है, तो मुझे लगता है कि ये हालात मज़ीद बिगड़ेंगे आने वाले दिनों में अभी। ओके सर। अच्छा सर, आपसे मैंने एक पिटीशन ली थी पाकिस्तान से मुतल्लिक और आपने कहा था कि इस सालसी के दौरान पाकिस्तान को मुझे जो दिखाई दे रहा है नुकसान हो सकता है। और सर अब उसी तरफ हालात जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बयान दिया और बड़ा हैरानकुन था, सरप्राइजिंग था पाकिस्तान के अवाम के लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी। उन्होंने कहा कि ईरान ने पाकिस्तान को 8 ऑयल के टैंकर गिफ्ट किए, गुजारने की इजाज़त दी और पाकिस्तान ने वो आगे से अमेरिका के हवाले कर दिए। जबकि इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। फिर पाकिस्तान और ईरान ने एक-दूसरे से राब्ता किया और इस बात की तस्दीक की पाकिस्तान ने कि हमने वो 8 जहाज़ अभी अमेरिका के हवाले नहीं किए, बल्कि वो हमारी पोर्ट्स पे मौजूद हैं। सर, ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और फिर पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उस पे भी बहुत तनकीद की। क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में ऐसे कई और मसाइल भी पैदा कर सकते हैं? उनके सिर्फ़ एक छोटे से बयान से इतना बड़ा हंगामा हो गया मुल्क भर में कि आइंदा आने वाले दिनों में भी कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा
कुछ शॉकिंग चीज़ हो सकती है पाकिस्तान के लिए? देखिए, शॉकिंग चीज़ ये बयानात नहीं होता है। जो प्लैनेटरी पोज़ीशन है वो शॉकिंग है। जो प्लैनेटरी पोज़ीशन है वो स्टनिंग बनी हुई है इस टाइप की कि वो पाकिस्तान को अनफॉर्च्यूनेटली ये मसाइल की तरफ धकेल रही है। इसीलिए जब आपने मुझसे पूछा था कि ये सालसी का किरदार गले तो नहीं पड़ेगा, तो मैंने आपको यही कहा था कि ये प्रॉब्लमैटिक है, आगे आने वाले दिनों में मज़ीद इश्यू बना देगा। तो वही हुआ, वो इश्यू एक तरह से यहाँ से तो निकले, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इनको अच्छी निगाहों से देखा जा रहा था और अच्छे पैगामात आ रहे थे, लेकिन वहीं पे वो एक जो मैसेज है उसने सारी तबाही फेर दी। तो मैसेज नहीं, आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी, हम देख रहे हैं प्लैनेटरी जो एस्पेक्ट्स बन रहे हैं, कंजंक्शन बन रहा है, तो वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं है अभी। मैं आपको बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि आग बेशक वहाँ लगी हुई है ईरान में, लेकिन फिर इसके असरात जो भी करीब-करीब के ममालिक हैं सब पर पड़ेंगे, और उसमें पाकिस्तान भी आता है। अमरीकी अखबार ने ये कहा है कि ईरानी हमलों के बाइस मिडल ईस्ट में अमेरिका के जो एयरबेस है वो नाकाबिले रहाइश बन गए हैं और फौजी जो हैं वो होटलों में शेल्टर लेने पे मजबूर हो चुके हैं, अमेरिका के जो फौजी हैं। सर बताया जा रहा है टोटल 18 एयरबेस जो हैं मिडल ईस्ट में अमेरिका के, वो ईरान मुकम्मल तबाह कर चुका है। वहाँ से ना कोई फौजी साजो सामान मुंतकिल किया जा सकता है, ना कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है। आइंदा आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट में अमेरिका की सिचुएशन क्या देख रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि उनके 18 एयरबेस बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके हैं। मज़ीद क्या सेटबैक हो सकता है अमेरिका को, जिस वाले से काइंडली प्रेडिक्शन कीजिए? देखिए, सेटबैक तो यही है, मुझे लगता है कि वहाँ से उनको क्विट करना पड़ेगा। ये बहुत ही क्लियर है, क्योंकि ये जो एक जो वक़्त का चक्कर होता है, अब वो ख़त्म हो चुका है, और जो एक नई सुपर पावर है उसका आगाज़ होने वाला है। अभी नहीं है, कुछ अरसे बाद, मतलब कुछ सालों बाद है, लेकिन ज़ाहिर है एक कश्ती को डूबने में भी टाइम लगता है, और ये जो मसाइल खड़े हुए हैं दुनिया में, इसमें से दुनिया को निकलने में भी टाइम लगेगा। तो अभी ये जो टाइम है, ये पूरी दुनिया के लिए मुश्किल है। इसमें ना सिर्फ़ अमेरिका बल्कि मिडल ईस्ट भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार आपको पूरा ये साल देखने को मिलेगा। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया, अपने कमेंट्स करते हैं, फीडबैक देते हैं, आपके सवालात हम प्रोग्राम में ज़रूर ऐड करते हैं। सवालात पूछते हैं तो अपने सवालात लाज़िम पूछा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।